टॉपिक में बचा है विभिन्न प्रकार के दाब, जिसमें से पहला है परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसकी परिभाषा की परासरण दाब क्या होता है? देखो, परासरण के लिए दो शर्तें जरूरी है। पहला, दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन, यानी दो विलयन जिनकी सांद्रता अलग अलग हो, कम ज्यादा हो, और उनके बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, सपोज करो कि ए साइड और बी साइड इधर जो है 100% जल है अर्थात विलायक है, और इधर जो है वह 10% शर्करा का घोल है, शर्करा का विलयन है। तो हो गया ना, दो तरह के विलयन हो गए और बीच में हो गया अर्ध पारगम्य झिल्ली। और परासरण का नियम कहता है कि जब कोई विलायक, शुद्ध विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होते हुए उसके दूसरे ओर घोल में जाता है, यानी कि शुद्ध विलायक या जल का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। क्योंकि यहाँ 10% शर्करा है, इसका मतलब यहाँ 90% जल है और इधर 100% जल है। तो जल की सांद्रता किधर है? इधर है। जल मतलब विलायक। तो विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाता है, उसे परासरण कहते हैं। अब आप बात करें परासरण दाब। परासरण दाब वह न्यूनतम दाब जो कि शुद्ध जल या विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर दूसरी ओर घोल में जाने से रोकने के लिए आवश्यक होता है। एक बार फिर सुन लें, परासरण दाब वह आवश्यक दाब होता है जो शुद्ध जल या विलायक को दूसरी ओर स्थित विलयन या घोल में जाने से रोकने के लिए आवश्यक दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। अर्थात इस विलयन की परासरण दाब निर्भर करेगा कि कितना जल यहाँ से यहाँ जाएगा। शुद्ध जल या विलायक के अणु का अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में जाने से रोकने के लिए आवश्यक दाब को परासरण दाब कहते हैं। और किसी विलयन का परासरण दाब जो निर्भर करता है, वो निर्भर करता है उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या, अर्थात उसमें कितने विलेय के अणु उपस्थित हैं। इसका मतलब परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या, विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या। इसका मतलब है कि जितना अधिक विलयन सांद्र होगा उतनी तेजी से विलायक के अणु जाएंगे, जितना कम सांद्र होगा उतना धीरे धीरे जाएगा। तो वह परासरण दाब वह न्यूनतम आवश्यक दाब है जो शुद्ध जल या विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से के पार दूसरी ओर उपस्थित घोल में जल के अणुओं को जाने से रोकने के लिए जो आवश्यक होता है उसे कहते हैं परासरण दाब। और किसी भी विलयन का परासरण दाब निर्भर करता है उसमें विलेय के अणु कितने अधिक मात्रा में घुले हुए हैं। सो द परासरण दाब, इस विलयन का परासरण दाब निर्भर करेगा विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या पर। जितना सांद्र होगा, जैसे माना 10% है तो तेज जाएगा, 15% है तो और तेज जाएगा, 20% घोल है तो और तेज जाएगा, और यदि 5, 3, 2 हो तो उतना धीरे जाएगा। तो वो इस विलयन का परासरण दाब कहलाएगा। अर्थात इसकी सांद्रता निर्भर करेगी कि झिल्ली यहाँ से इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके कितने अणु आ रहे हैं, ये तय करता है कितने अणु आएंगे कितने अणु नहीं आएंगे। दूसरा, अब आ जाओ भित्ति दाब। दो दाब है। पहला भित्ति दाब, वॉल प्रेशर WP, और स्फीति दाब। स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर TP। ध्यान से सुनो, जब किसी शुद्ध जल या विलायक में कोई पादप कोशिका डाली जाती है, पादप कोशिका डाली जाती है, ठीक है, तो धीरे धीरे अंतःपरासर के कारण इस जल के अणु कोशिका की भित्ति और झिल्ली को पार करके अंदर जाते हैं। क्या काम है? जब किसी शुद्ध जल या विलायक में
कोई पादप कोशिका डाली जाती है तो उस विलायक में के अणु जो है उसकी भित्ति या झिल्ली को पार करके कोशिका में जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है और कोशिका झिल्ली पर झिल्ली फैलती है। जब कोशिका झिल्ली फैलती है तो वह कोशिका भित्ति पर एक दाब डालती है। जैसे जैसे जल के अणु अंदर जाएंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा तो वह झिल्ली फैलेगी और वह झिल्ली फैलेगी तो वह भित्ति पर दाब डालेगी। इसे कहते हैं ईसवी दाब। और कोशिका धीरे धीरे फूलने लगेगी। ईसवी माने होता है फूलना, आकार में बड़ा होना। क्या कहा हमने? जब किसी पादप कोशिका को या किसी जंतु कोशिका को शुद्ध जल या विलायक में डालते हैं, ठीक है, तो जल के अणु कोशिका झिल्ली या भित्ति में से होते हुए अंदर जाता है, जिससे कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है तो झिल्ली पर दबाव पड़ता है तो ये झिल्ली बाहर की ओर फैलेगी और साथ साथ ये झिल्ली कोशिका भित्ति पर दबाव डालेगी। इसे कहते हैं ईसवी दाब या टर्गर प्रेशर। ईसवी दाब या टर्गर, ठीक है। अच्छा, ठीक उसी समय वह कोशिका भित्ति भी अंदर की ओर दाब लगाती है ताकि वो साम्य अवस्था में बनी रहे, जिसका मान लगभग ईसवी दाब के बराबर होता है। तो कोशिका भित्ति अपनी पूर्व अवस्था में बने रहने के लिए, साम्य अवस्था में बने रहने के लिए क्या करती है? कोशिका भित्ति पर अंदर की ओर जो है झिल्ली पर दाब डालती है, उसे कहते हैं हम भित्ति दाब। अर्थात ये दोनों दाब एक दूसरे के विपरीत है। ईसवी दाब बाहर की तरफ, ठीक है, और भित्ति दाब अंदर की ओर। आमतौर पर जितना टीपी होता है उतना ही डब्ल्यूपी, यानी कि जितना ईसवी दाब होता है उतना ही क्या होता है? भित्ति दाब या वॉल प्रेशर भी होता है। वॉल प्रेशर भी होता है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा भित्ति दाब। और तीसरा नाम है आपका विसरण दाब न्यूनता। तीसरा है विसरण दाब न्यूनता। इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, डीपीडी शॉर्ट में से कहते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। डिफिशिएंट मतलब होता है कमी। विसरण दाब न्यूनता। शुद्ध जल या विलायक का विसरण दाब सबसे अधिक होता है। इसको नोट करना, ये शुद्ध जल है, 100% जल है, तो इसका विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें विलायक मिलाया जाए, विलेय मिलाया जाए, ये तो विलायक है, माना हमने इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी तो इसके विसरण दाब में कमी आ जाती है। शुद्ध जल या विलायक का विसरण दाब सबसे अधिक होता है, ठीक है। जैसे जैसे उसमें हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं और वो विलयन बनता है, तो अब उस बने हुए विलयन, माना ये शुद्ध जल था, इसका विसरण दाब सबसे अधिक था, अब इसमें हमने क्या मिला दिया? 1 चम्मच चीनी, तो विलय मिला दिया तो इसका विसरण दाब कम हो जाएगा। उसमें फिर हमने 2 चम्मच चीनी मिला दी, ठीक है, तो उसका विसरण दाब और कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे कोई विलेय या विलायक में मिलता जाता है उसके विसरण दाब में हमेशा कमी आती है। माना तुलना करो ये 100% जल है तो इसका विसरण दाब एक मोटा 100 है, इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई तो हो गया 90 विसरण दाब, 2 चम्मच चीनी मिलाई तो हो गया 80। हालांकि इतना होता नहीं, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। शुद्ध जल का कितना बताया? मान लिया 100 है, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई, विसरण दाब कम हो गया, कितना हो गया 90। उसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई, विलय और बढ़ गया तो और हो गया कम, और मिला दिया तो लगातार बढ़ गया। यानी कि इस प्रकार शुद्ध जल का जो है या शुद्ध जल का या विलायक का विसरण दाब सबसे अधिक होता है, और उसमें जो जो हम विलय मिलाते जाते हैं उसके विसरण दाब में लगातार कमी आती जाती है, लगातार कमी आ जाती है। इस प्रकार शुद्ध जल या विलायक की तुलना में बने हुए विलयन का विसरण दाब में जो कमी आती है उसी को कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। यानी शुद्ध जल का विसरण दाब और उसमें विलय मिलाने पर बने हुए विलयन का
विसरण दाब में जो कमी आती है उसी को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो विसरण दाब में कमी कितनी आई? 10 की। इसकी तुलना करें तो कितने कमी आ गई? 20 की। अर्थात जैसे जैसे विलेय पदार्थ किसी विलायक में मिलता जाता है और विलयन सांद्र होता जाता है तो उसका विसरण दाब कम होता जाता है। इस प्रकार शुद्ध जल की तुलना में उसमें बने हुए विलयन का विसरण दाब में जो अंतर आता है उसे कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। लेकिन ध्यान रहे विसरण दाब में तो घट रहा है लेकिन साथ इसका परासरण दाब बढ़ता है, ओपी बढ़ता है। जैसे इसका 100 था 90 है तो 10 क्या घट रहा है? विसरण दाब। तो 10 ही क्या बढ़ रहा होगा? परासरण दाब। यहाँ 10 और घट रहा है विसरण दाब, तो यहाँ 10 और क्या बढ़ रहा है? परासरण दाब। यानी कि विसरण दाब में तो कमी आती है परंतु परासरण दाब में वृद्धि होती है। यहाँ पर 10 में वृद्धि हुई, यहाँ पर 20 की वृद्धि हुई और किसके बराबर है? विसरण दाब में न्यूनता के बराबर है। ये सिर्फ कहने का फर्क है। यहाँ विसरण दाब में कमी तो परासरण दाब में वृद्धि, विसरण दाब में और कमी तो परासरण दाब में और वृद्धि। यानी कि जैसे जैसे विलयन शांत होता जाता है, विलय के अणु मिलते जाते हैं, उस उतना उतना विसरण दाब में कमी आती जाती है और ठीक उतना ही परासरण दाब क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि डीपीटी जो विसरण दाब न्यूनता है उसके जल को अवशोषित करने की क्षमता है, चूसने की क्षमता है। इसलिए इसको क्या है? डीपीटी को सक्शन प्रेशर या चूषण दाब भी कहते हैं। जो विलयन जितना गाढ़ा होगा, जितना शांत होगा, उसकी डीपीटी उतनी अधिक होगी तो उसका क्या होगा? चूषण दाब भी उतना अधिक होगा। इसलिए इन तीनों दाबों में एक संबंध स्थापित होता है और वो संबंध स्थापित है कौन सा? डीपीटी बराबर ओपी माइनस विसरण दाब न्यूनता बराबर परासरण दाब माइनस स्थिति दाब। ये इन तीनों में संबंध है। क्या कहा हमने? विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता बराबर परासरण दाब माइनस स्थिति दाब, माइनस स्थिति दाब। अर्थात डीपीटी इक्वल टू ओपी माइनस डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब इसके दो कंडीशन है। यदि नंबर 1 कोशिका सलत हो, कोशिका सलत हो। एक बार एग्जाम में आए हैं 2 साल पहले कि डीपीटी ओपी और टीपी में क्या संबंध है और वो उसमें और कौन कौन से दो कंडीशंस हैं। तो पहला ये तो सूत्र हो गया, कोशिका अगर सलत हो, सलत में होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल माने पिछली हुई हो, ये कोशिका सलत हो, मुरझाई हुई हो, पिछली हुई हो, तो ऐसे में इसका क्या होता है बता दो? टर्गर प्रेशर 0 होता है, डीपी बराबर 0, क्योंकि टर्गर का मतलब होता है फूलना। आपने देखा होगा कि सुबह धनिया या हरी सब्जी ताजी होती है, उसका क्या होता है? टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे धूप बढ़ती जाती है शाम तक वो मुरझा जाता है, क्यों? सिकुड़ जाता है। उसी को बोलते हैं सलत होना, सलत होना। तो सलत या सिकुड़ी हुई कोशिका का, मुरझाई हुई कोशिका का टीपी 0 होता है क्योंकि वो फूली हुई नहीं है। अगर हम यदि कोशिका सलत हो और टीपी का मान क्या होता है? 0 होता है, तो टीपी के इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा? डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0। टीपी की वैल्यू 0 है, इस 0 हमने यहाँ रख दिया तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0, अर्थात डीपीडी बराबर ओपी। अर्थात जिस समय जब कोई कोशिका सलत होती है तो उसमें उसका विसरण दाब न्यूनता ही परासरण दाब के बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। इसको डायग्रामेटिकली आप ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है? ये है डीपीडी ओपी और ये है टीपी। अब जैसे जैसे ओपी घटेगा तो टीपी बढ़ेगा। ये इतना घट गया तो ये इतना बढ़ गया, ये यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीपीडी का वैल्यू कैसा? 0 हो जाएगा, टीपी 0 हो गया। तो ये जो है जैसे जैसे डीपीडी घटता है और ओपी घटता है, टीपी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर हो गया डीपीडी 50-50। अब आ जाओ आगे दूसरी कंडीशन।
पहले था यदि कोशिका स्लत हो। नंबर 2, अब हम यदि किसी स्लत कोशिका को शुद्ध स्लत कोशिका है यानी हमारा किशमिश है, उसको हमने लाल कर पानी में रख दिया। पानी क्या है? शुद्ध विलायक है, पानी शुद्ध विलायक। तो धीरे धीरे इसको भी इसका परासरण दाब क्या है, इसमें सबसे अधिक है, परासरण दाब भी है, इसके अंदर लगातार जल के अणु जाते जाएंगे तो ये लगातार फूलता जाएगा, तो स्थिर दाब बढ़ेगा। जैसे जैसे ये फूलेगा स्थिर दाब बढ़ेगा तो डीपीटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब सुबह हमने इसको आग लग गया तो किशमिश पूरा फूलकर अंगूर बन जाता है। अर्थात जब वो कोशिका, नंबर 2, कोशिका स्थिर हो, पूर्ण रूप से टर्बिड हो, पूर्ण से टर्बिड हो, तब उसका क्या होता है? डीपीटी शून्य हो जाता है। डीपीटी बराबर 0, डीपीटी 0 हो जाता है। अब डीपीटी की इस वैल्यू को यदि आप यहां पर रखेंगे तो यह 0 बराबर ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी, इसका पक्षांतर कर दो, इधर ले आओ, ये जाएगा टीपी बराबर ओपी। तब उस समय उसका टर्गर प्रेशर स्थिर दाब ही परासरण दाब के बराबर हो जाता है। ये दो कंडीशन है। मुख्य सूत्र है विसर्जित दाब, किसी कोशिका का विसरण दाब न्यूनता बराबर उसका परासरण दाब माइनस स्थिर दाब। ठीक है, अच्छा, दो कंडीशन है। पहला, यदि कोशिका स्लत हो, पिचकी हुई हो, सिकुड़ी हुई हो, तो उस समय उसका टर्गर प्रेशर या स्थिर दाब शून्य होता है, शून्य होता है। तो इसका मतलब है उस समय उसका डीपीटी और ओपी बिल्कुल बराबर होता है, वो जल को अधिक से अधिक क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ठीक है, ठीक है, हमने रख दिया किसी किशमिश को या मुरझाई हुई कोशिका को, जीव जल में कुंठित कोशिका को शुद्ध जल में रख दिया, तो लगातार वो जल को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ठीक है, धीरे धीरे वो फूलता जाएगा, यानी कि टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो सुबह होते होते वो पूरी आकृति धारण कर लेगा। ऐसे में उसका डीपीटी शून्य हो जाता है, अब वो और जल के अणु ग्रहण नहीं कर सकता, इससे हमारा डीपीटी क्या हो गया? शून्य। ठीक है, तो इस वैल्यू को याद रखें, तो शून्य बराबर ओपी माइनस टीपी, टीपी को इधर ले आओ तो टीपी बराबर ओपी, यानी उसका टर्गर प्रेशर स्थिर दाब ही परासरण दाब के बराबर हो जाता है। ये है इन तीनों दाबों में संबंध, और ये इस बार भी आ सकता है बोर्ड के परीक्षा में। अब अगला है जल विभव। जल विभव अर्थात वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। जल विभव की अवधारणा दो साइंटिस्ट, एक का नाम है आर.के. सलेटियर और दूसरा है एस.ए. टॉयलर। एस.ए. टॉयलर ने 1960 में दी थी। दो वैज्ञानिक आर.के. सलेटियर और दूसरा एस.ए. टॉयलर ने जल विभव की धारणा को 1960 में दिया था, 1960 में दिया था। ऊष्मागतिकी का नियम, ये फिजिक्स में भी है, ये केमिस्ट्री में भी है और ये बायोलॉजी में है। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार जब कोई एक सिस्टम या निकाय होता है तो उस निकाय के जो घटक होते हैं, चाहे वो विलेय हो, विलायक हो, विलयन हो, ये सब घटक है। उस निकाय के जो घटक है, उन घटकों में कुछ न कुछ, यानी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, मुक्त ऊर्जा होती है। मुक्त ऊर्जा क्या कहा हमने? जल विभव, इसकी अवधारणा आर.के. सलेटियर और एस.ए. टॉयलर ने 1960 में प्रस्तुत की थी, और इनका जो अवधारणा थी वो ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का एक नियम ये भी कहता है कि कोई भी सिस्टम या निकाय हो, उसमें जितने भी घटक होते हैं, हर घटक में कुछ न कुछ मुक्त ऊर्जा अवश्य होती है, और यही मुक्त ऊर्जा उस निकाय को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। इसी के कारण परासरण भी होता है, किसी हम कोशिका को जल में डालते हैं तो जल के अणु उसके अंदर जाते हैं या उसमें से बाहर आते हैं। ये क्यों आते हैं? इसका मतलब जल और जल में की मुक्त ऊर्जा और कोशिका द्रव्य की मुक्त ऊर्जा में अंतर है। जहां ज्यादा होगी वहां से कम की हो जाता है। जल विभव, ये जल विभव का मतलब मुक्त ऊर्जा अधिक होना, और जहां अधिक होगी वहां से कम की हो जाती है। उदाहरण के लिए ये शुद्ध जल का बीकर ले लिया हमने, ठीक है, तो ये शुद्ध जल है, 100% जल है, इसकी मुक्त ऊर्जा ज्यादा होगी, और इसमें हमने कोई कोशिका रख दी,
कोशिका के अंदर भी अपना जीव जल भी है, उसमें भी मुक्त ऊर्जा होगी, ठीक है। लेकिन कोशिका के अंदर जल 80 से 82% ही होता है, इसका मतलब यहाँ जल कम है और बाहर जल ज्यादा है, तो इसकी मुक्त ऊर्जा, इसकी मुक्त ऊर्जा, तो निश्चित रूप से जहाँ जल ज्यादा है उसकी मुक्त ऊर्जा ज्यादा होगी, इसके अंदर जल कम है, मुक्त ऊर्जा भी कम होगी। तो इसी मुक्त ऊर्जा जहाँ ज्यादा है वहां से कम की ओर जल के अणु विकसित होते हैं। उसी मुक्त ऊर्जा के कारण, जिसको हम परासरण कहते थे, उसी मुक्त ऊर्जा के कारण जल के अणु शुद्ध विलायक से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? जल विभव। तो पूछा हमें, इसका मतलब जब इसकी जल शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा अधिक है और कोशिका जो रस है उसकी मुक्त ऊर्जा क्या है? कम है, तो उसी के कारण जब जल बाहर जाता है, इसी का नाम जल विभव है, जिसको एक ग्रीक शब्द में, ग्रीक भाषा में साई से प्रदर्शित किया जाता है। PSI, P साइलेंट है, साई से ये चिन्ह है उसका, साई। उस जल विभव को ग्रीक शब्दावली में साई से प्रदर्शित या डिनोट किया जाता है, ठीक है, जिसका जो मात्रक होता है बार या एटमॉस्फेयर, जिसको कहते हैं वातावरण, बार या एटमॉस्फेयर, इसका इकाई यानी कि यूनिट है, इस पर मापा जाता है, इतना बार, इतना एटमॉस्फेयर, इधर से नापा जाता है। अब आगे शुद्ध जल, शुद्ध जल जो कि सबसे अच्छा विलायक है, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट अर्थात निरपेक्ष जल विभव की गणना संभव नहीं है। शुद्ध जल अर्थात विलायक का जो जल विभव है उसकी गणना करना संभव नहीं है, इसलिए इसको शून्य माना जाता है। कितना माना जाता है? शून्य, एब्सोल्यूट अर्थात शुद्ध जल विलायक का जल विभव शून्य होता है, ठीक है। माना कि एक बीकर है और इसमें हमने शुद्ध जल रखा है, 100% जल है, तो इसका जल विभव शून्य है। अब इसमें जैसे जैसे हम विलायक मिलाते जाएंगे, विलय मिला जाएंगे, माना ये शुद्ध जल है, इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी, तो ये क्या बनेगा? विलयन। तो इसके जल विभव में क्या आएगी? कमी आएगी, जल विभव में कमी, अर्थात मुक्त ऊर्जा में कमी आ गई। और इसमें फिर हमने बी, अब 1 चम्मच चीनी और मिला दिया, 2 चम्मच हो गई, एक यहाँ एक यहाँ, कितना हुए? 2 चम्मच हो गए। तो लगातार जल विभव में कमी आती जाएगी, अर्थात जैसे जैसे शुद्ध जल में कोई विलय मिलाया जाता है उसका विलयन बनता है, ठीक है, तो उसके जल विभव में कमी आती है। ध्यान रहे, हमने कुछ देर पहले क्या कहा था, विसरण दाब में कमी आती है। ये भी कारण है कि शुद्ध जल का जो विसरण दाब सबसे अधिक होता है, ठीक है, और उसमें जैसे जैसे विलय मिलाया जाता है तो उसके विसरण दाब में कमी आती है। उसको हम कह रहे हैं, उसी बात को हम जल विभव के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध जल का विभव सबसे अधिक है, जल विभव जो कि शून्य माना गया, क्योंकि सही से करना संभव नहीं है। तो अब जो भी होगा, जैसे हमने 1 चम्मच चीनी मिलाई, विलयन लिया, तो जल विभव में कमी आ गई, 2 चम्मच चीनी मिलाई तो जल विभव में और कमी आ गई। ऐसे जैसे हम उसको विलय मिलाते जाएंगे, विलयन सांद्र या गाढ़ा होता जाएगा, उसके जल विभव में लगातार कमी आती जाएगी, कमी आती जाएगी, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं परासरण विभव। परासरण विभव जिसका मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। माना इसका 0 है, इसका -1 है, इसका -2 है, अगले का फिर -3 है, तो लगातार क्या हो रहा है? उसके जल विभव में कमी हो रही है, और जल विभव में कमी को हम कहते हैं परासरण विभव। क्या कहते हैं? परासरण विभव, जिसका हमेशा मान कितना होता है? ऋणात्मक होता है, इसको कहते हैं साई एस पर सॉल्यूट विलय मिलाया जा रहा है, साई एस कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ परासरण दाब बढ़ता है। क्या बढ़ता है? परासरण विभव कम हो रहा है और परासरण दाब बढ़ता है। ओपी 1 चम्मच चीनी मिलाने पर ओपी थोड़ा अधिक, 2 मिलाने पर ओपी और अधिक, 3 मिलाने पर ओपी, और परासरण दाब बढ़ता है, परासरण विभव कम होता है। लेकिन जितना परासरण दाब बढ़ता है उतना ही परासरण विभव घटता है। इसका मतलब परासरण दाब और परासरण विभव दोनों
-1 तो यहाँ +1, यहाँ -2 तो यहाँ +2। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ओनली डिफरेंस इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव व्हाइल ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव। परासरण दाब बढ़ रहा है, यहाँ +1 यहाँ +2, आगे और मिलाएंगे +3 +4 और यहाँ हो रहा है -1 -2। कैसे? शुद्ध जल का विभव जो है वो सबसे अधिक होता है। एब्सोल्यूट है, मापना संभव नहीं है, इसलिए सुविधा के लिए हम उसको 0 मान लेंगे। और इसमें जैसे जैसे हम विलेय मिलाते जाएंगे तो उसका परासरण विभव में कमी आएगी। क्योंकि विलेय के मिलाने से कमी आ रही है तो जल विभव में कमी आ रही है, तो जल विभव को क्या बोलते हैं? परासरण विभव। माना ये -1 हो गया, माना 1 चम्मच और मिलाया, माना -2, तो परासरण विभव जैसे जब विलेय मिलाते जाएंगे विलेय शांत या गाढ़ा होता जाएगा, परासरण विभव के मान में कमी आती जाएगी। साथ ही साथ परासरण दाब बढ़ता जाएगा। ये परासरण विभव है और ये परासरण दाब है, और परासरण विभव और परासरण दाब का मान समान होता है, परंतु इतना है कि ये धनात्मक होता है। जैसे +1 हो रहा है तो यहाँ -1, यहाँ +2 तो यहाँ -2। ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस पॉजिटिव में और ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव में। दूसरा एक और, अब एक सेलोफेन की झिल्ली ले ली। ध्यान रहे, सेलोफेन की झिल्ली अर्धपारगम्य में होती है। सेलोफेन की झिल्ली अर्धपारगम्य में होती है। इसके अंदर हमने 10% शर्करा का घोल रखा है, चीनी का घोल, शर्करा का विलयन, और इस विलयन को हम एक शुद्ध जल के भरे बीकर में तान देते हैं। ये है 100% जल। क्या क्या हमने एक बीकर लिया, उसमें शुद्ध जल भर दिया, और हमें बताया शुद्ध जल का विभव सबसे अधिक होता है, ठीक है। और उसके अंदर एक थैली लटका दी, कौन सी? सेलोफेन की थैली, जिसके अंदर 10% शर्करा का विलयन भरा है। परासरण के नियमानुसार शुद्ध जल के अणु इस सेलोफेन की झिल्ली में से होते हुए अंदर जाएंगे, क्योंकि इसका परासरण दाब अधिक है, या ये कह दो कि इसका जल विभव अधिक है, इसके अंदर का जल विभव क्या है? कम है। तो ठीक है, तो मुक्त ऊर्जा में जब कमी आती है तो यहाँ से जल की आवश्यकता है। जैसे जैसे आना है तो ये थैली का उंगली फूलेगी ऐसे, अर्थात अंतःपरासरण हो रहा है, बाह्य माध्यम से झिल्ली के अंदर जल प्रवेश कर रहा है, जल विभव बढ़ रहा है। जैसे जैसे थैली फूलेगी वह भित्ति को फैलाएगी, और वो इसकी भित्ति जो है अब वो जल पर दाब डालेगी, जल के तल पर दाब डालेगी। स्वाभाविक है, जब बाहर से जल के अणु कहाँ जा रहे हैं? इस सेलोफेन के थैले जा रहे हैं, थैली फूल रही है, फूली तो क्या हो रहा है? स्फीति दाब बढ़ रहा है, स्फीति दाब बढ़ रहा है, और वह स्फीति दाब किस पर पड़ रहा है? इस जल पर पड़ रहा है, ताकि जल के अणु अंदर न जाए। इसका मतलब यह स्फीति दाब जो है, कर्गर प्रेशर जो है वह, ठीक है, उससे भी एक विभव पैदा होता है। उसे क्या कहते हैं? विभव होता है, उसे कहते हैं दाब विभव। स्फीति दाब का प्रभाव इस थैली पर पड़ता है, थैली फैलती है और वो जल पर दबाव डालती है, इसे कहते हैं दाब विभव। लगातार बाह्य बीकर में उपस्थित जल के अणु इसलिए अंदर जा रहे हैं, सेलोफेन की झिल्ली जा रहा है, क्योंकि अर्धपारगम्य में झिल्ली है, तो घोल का आयतन बढ़ रहा है, थैली फैल रही है, इसकी दाब बढ़ा, और वह जल पर एक विपरीत दाब लगा रही है, ताकि जल के अणु कम से कम अंदर जाए, उसे कहते हैं दाब विभव। क्या कहते हैं उसको? दाब विभव, यानी प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, जो उसका मान धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। इस तरह से जल विभव साई, जल विभव साई बराबर परासरण विभव, परासरण विभव प्लस दाब विभव, साई पी, साई एस प्लस साई पी, प्रेशर पोटेंशियल। ये है जल विभव बराबर परासरण विभव, सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव। ये एक सूत्र हो गया। क्या सूत्र हो गया? कि हमें जल विभव हमेशा परासरण विभव और दाब विभव के योग के बराबर होता है, पर इतना है इसकी
इसकी वैल्यू कैसी होती है, माइनस में होती है। किसकी, पराशरण बिंदु को जो पहले बताया था। एक चीज और है, जब किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखते हैं, ये जल है और ये कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका की वह सतह जो जल के संपर्क में है, ये तो नहीं है, इतनी सतह जो जल के संपर्क में है, कोशिका की वह सतह जो जल के संपर्क में है, वो भी जल पर दाब लगाती है, दाब डालती है, जिसे कहते हैं, जिसके कारण एक विभव पैदा होता है, नाम है मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव अर्थात साई एम। यही बात फिर सुन लें, जब किसी पादप कोशिका को या जंतु कोशिका को शुद्ध जल या विलायक में रखते हैं, तो कोशिका की वह सतह जो जल के संपर्क में होती है, वह उस पर दाब डालती है, जिनका एक विभव पैदा होता है। कुछ विभव का नाम है मैट्रिक्स विभव अर्थात साई एम। क्या नाम है, साई एम। और आमतौर पर साई एम क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। और यह मृदा में तो इसका महत्व है, लेकिन पादप शरीर का ज्यादा महत्व नहीं होता, इसलिए इसको नगण्य मानते, क्योंकि ये बहुत कम होता है, बहुत मृदा में तो ये महत्व रखता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ऊपर पादप के अन्य भागों से कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हम अब इस सूत्र को रख देंगे, तो वाटर पोटेंशियल साई W इज इक्वल टू साई S जो कि निगेटिव है, प्लस साई P दाब जो कि पॉजिटिव है, प्लस साई M जो कि वास्तव में होता है निगेटिव होता है। ये एक सूत्र बनी, जल का विभव बराबर पराशरण विभव प्लस दाब विभव प्लस मैट्रिक्स विभव। इसमें से दो विभव जो है वो क्या है, निगेटिव है, एक पराशरण वाला और एक मैट्रिक्स वाला। केवल दाब विभव ही धनात्मक होता है, बाकी पराशरण विभव और बैटरी विभव दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। हालांकि यह केवल मृदा में होता है, इसलिए इसका मान अत्यंत नगण्य कम होता है, इसलिए अक्सर हम इसको इग्नोर करते हैं, यही वाला सूत्र लेते हैं। कौन सा, साई W बराबर साई S प्लस साई P, और इसका मान क्या है, नेगेटिव। क्योंकि ये नगण्य है, इसलिए हम लोग इग्नोर कर दिया। एक लास्ट टॉपिक बचता है, कौन सा, अंतः शोषण। अंतः शोषण आपने देखा होगा, अक्सर बरसात के दिनों में खिड़की या दरवाजे आसानी से न तो खुलते हैं न बंद होते हैं, क्योंकि वो बरसात के कारण वातावरण से नमी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, वातावरण से नमी ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए खिड़की या दरवाजे आसानी से खुलते नहीं है। इसका मतलब ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ विशेषकर अगर वो कोलाइडल हो तो वो क्या करता है, बिना विलयन बनाए जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण कहते हैं, इस घटना को अंतः शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः शोषण या इम्बाइबिशन। क्या कहा हमने, किसी ठोस का जल के संपर्क में आए बिना, कभी आप जल के संपर्क में आता है, लेकिन कई बार जल के संपर्क में आते नहीं है, खिड़की दरवाजे अंदर है, बारिश बाहर हो रही है, तो वो नमी पकड़ लेते हैं, सीलन पकड़ लेते हैं और वो फूल जाते हैं, तो ना तो ठीक से बंद होते हैं ना ठीक से खुलते हैं। ठीक है, तो किसी ठोस पदार्थ का बिना विलयन बनाए जल को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो है ये कोई पदार्थ कितना अंतः शोषित है या कितना शोषित है, वो निर्भर करता है उस पदार्थ की बनावट, उस पदार्थ का बनावट यानी टेक्सचर कैसा है। दूसरा, उसके जल के प्रति बंधुता या एफिनिटी कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। और तीसरा, तापमान पर भी निर्भर, क्योंकि तापमान इसमें सबसे बड़ा कारक है। ये तापमान ज़्यादा होगा तो उनमें हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका जो महत्व है, आपने देखा होगा कि जब हम जैसे बरसात होती है तो लोग खेती करना शुरू करते हैं, बीज बना है, खेत जोते हैं और बीज बो देते हैं, और बीज होता है शुष्क एकदम ड्राई, तो वह बीज क्या करता है, उस मिट्टी के अंदर जल को क्या करता है, अवशोषित करता है, धीरे धीरे अवशोषित करता है, तो क्या होता है, बीज फूल जाता है और बाद में क्या होता है, वह उसके अंदर का भ्रूण जो है और बीज चोट को तोड़कर प्राणपुर और मूलांकुर करते हैं। यानी बीज का अंकुरण होना अंतः शोषण का सबसे अच्छा उदाहरण है। या कोई पेड़ कभी था और उसको आपने काट दिया और क्या रहे, खाली ठूंठ रह गए, लगता है वो सूखा हुआ है,
ठीक है, वहाँ सूखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं आप दरस हुआ है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है उसमें से नई कोपलें फटने फूटने लगती है और नया फूल जाता है। रिसरेक्शन जिसे कहते हैं पुनर्जीवन, पुनर्जीवित होना। एकदम शुष्क है, वो ड्राई है, लेकिन लगता है कि मृत है, लेकिन जब उसमें बरसात होती है तो नई कोपलें फट जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, अंतर शोषण की क्रिया के द्वारा वह जल को शोषण करता है और फिर से कोशिकाएं डेवलप करती हैं और नई कोपलें या शाखाएं बन जाती हैं। तो ये है आपका अंतर शोषण। बस ये टॉपिक खत्म हो गया 5वां, और अगला जो वीडियो आएगा वो छठे पार्ट आएगा, उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, लाइक कीजिए।